चलें, 12 तक कर लिया है, 13 से करना है मेंसुरेशन में। तो आज ये पहला क्वेश्चन आज का देखिए 13 नंबर का लिख रखा है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल या क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है। ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि दो वर्ग का परिमाप दिया है और इस परिमाप इन दोनों के जो इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग है उस वर्ग का परिमाप बताना है। तो देखिए 3 वर्ग चल रहे हैं, A1 A2 A3, ठीक ना। इसका परिमाप दे रखा पहले वाले वर्ग का 24 और 32, ठीक ना, 24 और 32। तो इसके भुजा पर जाएंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे तो इसका भुजा 6 हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा 8, ठीक ना। तो अगर हम कहें इसकी भुजा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा 10। अभी बता दे रहे, पहले इधर चलते हैं, क्षेत्रफल पर पहले आते हैं। कुछ लोग सोचेंगे क्षेत्रफल आएंगे तो हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा 64, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों का योग यानी कि 100। अगर क्षेत्रफल 100 है तो भुजा हो जाएगी 10 और अगर भुजा 10 है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 40, ठीक ना। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते थे, वर्गों का योग दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते थे। जैसे ये भुजाएं हैं, क्षेत्रफल का योग बराबर हो रहा है यानी कि वर्ग का A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर बराबर A3 का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ अगर ये परिमाप है तो भुजा हो जाएगी 6 8, इसलिए अगली भुजा होगी 10 तीसरे वाले की, और अगर भुजा होगी 10 तो परिमाप होगा 40। आगे चले, ठीक है ना। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो दोनों में समान क्या होगा, तार की लंबाई, ठीक ना। उसी तार से एक वृत्त बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया, उसी तार से एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। एक वर्ग बनाया गया है उसी तार से मोड़कर, और उसी तार से क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो समान क्या होगा, तार की लंबाई, यानी कि परिमाप बराबर होगा दोनों का। तार की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, तार की लंबाई बराबर होगी यानी कि परिमाप बराबर होगा। ये बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, परिमाप बराबर होगा दोनों का, ठीक है ना। अब परिमाप बराबर होगा, इसका मतलब 4a बराबर हो जाएगा 2πr, क्योंकि इसका परिधि होगा वृत्त का 2πr और इसका परिमाप होगा 4a, ठीक ना। लेकिन हमें दिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। हमें क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया दिया है। एरिया दिया यानी कि ए दिया यानी कि ए स्क्वायर दिया है 484, इसलिए आपका हो जाएगा ए बराबर 22, ठीक ना। ए बराबर कितना जाएगा, 22, इसलिए परिमाप हो जाएगा 4 गुणे 22 और ये हो जाएगा वृत्त के परिधि के बराबर, हो जाएगा 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे r, इसलिए r का मान आपका आ जाएगा 22 गुना 44, 22 से 22 कैंसिल कर देते हैं और 2 से 4, तो r बराबर हो जाएगा 14। हमें क्या चाहिए,
क्षेत्रफल, ठीक ना, हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे 14 या हम सीधा क्षेत्रफल देके सीधा क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल होगा 154, और अगर त्रिज्या आपकी 14 हो गई यानी कि त्रिज्या कितना गुना, 2 गुना, तो क्षेत्रफल कितना गुना, 4 गुना। तो डायरेक्ट लिख सकते थे क्षेत्रफल 154 गुणे 4, और चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 गुणे 2 गुणे 14, चाहे इसको कर दीजिए, ठीक है ना। चलो कितना, 616 सेंटीमीटर में है, जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से बताएं, टेट का एग्जाम होगा अभी भी, टेट का एग्जाम होगा लग रहा है। क्यों? चेयरमैन का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। हाँ हाँ, ये सब सब वही है कि कराना ना पड़े। हाँ हाँ हाँ। चलेगा तो, होगा तो है ही, आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है। टाइम लगेगा अब ना अध्यक्ष को आने में, इतना जल्दी तुरंत हो नहीं जाएगा 10 दिन में। हाँ, कुछ नहीं हो पाया इनके कार्यकाल में, कुछ एक भी भर्ती नहीं करा पाई। टेट नहीं करा पाई तो भर्ती की बात फिर छोड़िए, बंद कर, मिटा दें इसे। वैसे जो भी बनता है वो सोचता है कि कम से कम एक आध वैकेंसी हम अपने कार्यकाल में करा ले ना, सोच। हाँ हाँ हुआ, लेकिन उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाया वो चीजें ना, छोटी जैसे वैकेंसी होती है तो उतना लोग नहीं जान पाते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अपने मर्जी से नहीं छोड़ते, ऊपर से आ जाता है कि इस्तीफा दे दीजिए, और क्या, ठीक ना। उससे अच्छा, हटाने से अच्छा इस्तीफा दे दीजिए, इज्जत बची रहेगी। और जबरदस्ती हटाएंगे तो अलग बात होगी, ठीक है ना। जैसे किसी को कमरे से मार कर भगाइए, या वो खुद छूट के चला जाए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जैसे धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिलाया गया ना, ये सब जानते हैं कि जबरदस्ती हटाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15। तो इसलिए जो बड़े पद पर होते हैं यही सोचते हैं कि खुद से इस्तीफा देकर निकल लीजिए, ज्यादा किरकिरी कराने से अच्छा यही है, ठीक ना, इज्जत बची रह जाएगी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लिखा गया है, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब यह है कि एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, ये अगर x है तो ये x प्लस
2 है। इस पर एक वर्ग बनाया गया है, इसी रेखाखंड को भुजा मानकर एक क्या बना दिया गया है, वर्ग, और इस पर भी एक वर्ग बना दिया गया है। दोनों के क्षेत्रफल में जो डिफरेंस है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक ना, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल में जो अंतर है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर भुजा का वर्ग माइनस x का स्क्वायर बराबर 32। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा आपका, 4x बराबर 32 माइनस 4 28, इसलिए x बराबर 7। x इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है ना, x बराबर आ जाएगा 7। और हमें क्या चाहिए, बड़े रेखाखंड की लंबाई। तो हमें जो चाहिए बड़े रेखाखंड की लंबाई चाहिए, यानी कि x प्लस 2 चाहिए, इसलिए 7 प्लस 2 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 प्लस 2 9 सेंटीमीटर। आगे चलें, अगला देखिए 16। एक किसी आयताकार मैदान को उसके बिकड़ के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा b इस मैदान को उसकी भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना, आइए पार करने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पार कर रहा है, जैसे एक आयत है आपका, इस प्रकार से आपसे कह रहा है कि पार करता है किससे, बिकड़ के अनुदिश। बिकड़ के अनुदिश पार करने का मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक ना, और भुजा के अनुदिश पार करने का मतलब यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से इधर से जाए, इस प्रकार से पार कर रहा है। भुजा के अनुदिश पार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक भुजा पर ऐसे चला जाएगा, यहाँ से चलेगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर को आएगा, यहाँ पार करेगा। बिकड़ के अनुदिश ऐसे डायरेक्ट पार कर जाएगा, या भुजा के अनुदिश यहाँ जाएगा, एक ही बात है, दूरी उतना ही है तो। ठीक है ना, तो ये हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें ये यल है, ये बी है, और ये हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकड़। ठीक ना, अब क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा गया है। लिखा गया है बिकड़ के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, बिकड़ की लंबाई। आप क्या निकाल लेंगे, बिकड़ की लंबाई, यानी कि अगर आप देखें तो बिकड़ की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किससे निकालेंगे, चाल गुणे समय से। ठीक ना, चाल गुणे समय, तो किससे चल रहा है, 52 मीटर प्रति मिनट, और कितना मिनट तक चला है, 15 सेकेंड, यानी कि 15/60 तक चला है। ये हो गया मीटर प्रति मिनट, और ये था आपका सेकेंड में, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया है मिनट में। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60 और 13 चौका 52, यानी कि 13 मीटर क्या हो गया, बिकड़ की लंबाई। वैसे अब हमारे समझ से आपको खुद ही आगे करने की जरूरत नहीं, पता चल जाना चाहिए इसका यल और बी क्या है। अगर ये 13 हो गया तो 5 12 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 12, लेकिन कर लेते हैं। इस ऐसे चलेगा तो यल प्लस बी पर चलेगा, अगर भुजा के अनुदिश क्रॉस करेगा तो यल प्लस
बी पर चलेगा। कितना चाल है इस समय? 68 ना, 68। और टाइम उतना ही लगता है जितना पहले लगा है, 15/60। कितना आ जाएगा? 17 मीटर। तो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ रहा है 13, और यल प्लस बी कितना आ रहा है? 17। तो हम दोनों निकाल सकते हैं। वो दिख रहा है कि अगर आपका ये 13 है तो 5/12 से ही बनेगा, ठीक ना। ट्रिपलेट बनना चाहिए, 5/12 से बनेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल यानी कि एल बी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 12 × 5 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 60 मीटर स्क्वायर। अब इसको चाहे सॉल्व करके एल बी अलग अलग निकालिए, नहीं तो दिख रहा है ना ये आपका अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आ रहा है, और यल प्लस बी कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? 5/12 आएगा। कितना आएगा? 5/12 या 12/5। 5/12 13 ही तो बनेगा ट्रिपलेट। चलिए, आगे चलें। आगे आपको रखा है अगला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 23 का, यानी कि अगर उसकी चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगा x + 23, या ये x है तो ये x + 23 कोई भी मान सकते हैं। लंबाई बड़ी मानी जाती है इसलिए हमने लंबाई के साथ x + 23 लिखा है। आपकी मर्जी, जो भी लिखिए आंसर सही आएगा। ये यल हो गया, ये भी हो गया। हमें क्या दिया है? परिमाप। हमें क्या दिया है? परिमाप। तो परिमाप लिखेंगे 2l + b, इसलिए आपका हो जाएगा 2x का यल का मान x + 23 और b का मान x बराबर कितना दे रखा है? दे रखा है 206। कितना दिया है? 206 दिया है, 206। इसलिए आपका हो जाएगा 2x + 22 बराबर 103, ठीक है ना। अच्छा, ये 23, 22 लिख दिया हमने, 23। तो 2x + 23 बराबर 103, इसलिए x बराबर हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। और आपका ये हो गया चौड़ाई, इसका हम निकाल लेंगे लंबाई। x + 23 हो जाएगा 40 + 23 63। हमें क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए? एरिया यानी कि एल बी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 63/40, ठीक ना। 63/40, 25-20 यही आ रहा सबका, 25-20। आगे चलें। अठारह
किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। ठीक है ना। तेज तो नहीं करा रहे हैं ना अमित? ठीक है। आपको दे रखा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है, ठीक ना। और आगे लगा रखा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, तो जिसकी लंबाई कितना है 48। तो देखिए लंबाई आपको दे रखा है आयत का कितना है 48, तो चौड़ाई हम निकाल सकते हैं क्योंकि चौड़ाई से लंबाई कितना गुना है 3 गुना है, ठीक ना। लंबाई जो है चौड़ाई का कितना गुना है 3 गुना, इसलिए लंबाई से चौड़ाई क्या होगा 1/3 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब आ जाइए परिमाप बराबर है किसका, वर्ग का और आयत का। वर्ग का और आयत का क्या बराबर है परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2l + b और वर्ग का होगा 4a। यहाँ से मान रख दीजिए 248 + 16 बराबर 4a, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 8 6 14 64 बराबर 4a, यानी कि a बराबर आ जाएगा 32। ठीक ना। और हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया आपका हो जाएगा 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 1024। 1024। आगे चलो। नेक्स्ट देखें, अगले पर चलें। क्वेश्चन नंबर 19। 5 वर्ग का परिमाप 24 32 40 76 80 है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है ना। आपके पास 5 वर्ग हैं और उनके परिमाप दिया है, आपको अगले वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन सभी के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए लिखा 24 32 40 76 80 कितना है 24 32 40 76 और 80। तो हमें पहले इनका ये परिमाप है, ये क्या है, ये है परिमाप। हम पहले क्या निकालेंगे, भुजा। सबकी भुजा निकाल लेंगे, यानी कि भुजा क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी परिमाप की। तो इसका कितना हो जाएगा 6 8 10 19 और 20, यही ना। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि अगले का क्षेत्रफल इन सभी के योग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, परिमाप बराबर है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल बराबर है ना इनके योग के। ये हो जाएगा, अब आ जा रहे हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल हो जाएगा 36 64 100 और कितना होगा 361 ना, और ये हो जाएगा 400। सबको जोड़ देंगे तो यहाँ हमें अगले का क्षेत्रफल मिल जाएगा जिसका हमें निकालना है। ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, हमें एक अलग का निकालना है A6 का। हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल इन सबका योग, ठीक ना। तो ये 36 + 64 100 हो गया, 100 200 हो गया, 200 से 400 600 हो गया, और 600 में 361 जोड़ेंगे तो 961 हो।
961 हो गया। ये जो है ये आपका जो लिखा है ये 31 का स्क्वायर है ना, 961 31 का है, कंफ्यूजन में है क्या? 31 का स्क्वायर यानी कि भुजा कितनी हो गई? 31, इसलिए परिमाप कितना हो गया? 31 गुणे 4, कितना आया? 200 सॉरी 124 हो गया परिमाप। यही पूछ रहा आपसे, ठीक है ना? सबका परिमाप दे रखा है। चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन है क्योंकि परिमाप का स्क्वायर बटे 16 करेंगे। डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्षेत्रफल ना, क्योंकि हमें परिमाप के भी टर्म में क्षेत्रफल पता है, तो सबका क्षेत्रफल परिमाप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अब 24 का स्क्वायर करिए फिर बटे 16 करिए तो ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है। इससे अच्छा पहले क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे। भुजा से सबका क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबको जोड़ देंगे तो जिसका निकालना है परिमाप उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। उसका क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसकी भुजा आ जाएगी, उसकी भुजा आ जाएगी तो उसका परिमाप आ जाएगा, गुना 4 कर देंगे। ठीक है। मिटा दें? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर। किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा हुआ है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। बताइए। आया? नहीं, क्या नहीं आ रहा है? अरे भाई, एक है वृत्ताकार, इसमें एक टैंक रख दिया, ठीक है ना? कितने का रखा है? 180 और 120। 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा ना। अब बाकी जो बचा क्षेत्रफल है उसको दिया है। आपसे कह रहा है कि यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल जो बचा हुआ वही तो क्षेत्रफल अब होगा, तो आपका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल
इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल। आपका हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 180 गुणे 120 और प्लस 40,000। यही तो होगा टोटल क्षेत्रफल। जब इस पर टैंक रख देंगे तो बाकी ही तो मैदान रह जाएगा। नहीं समझ पाए? जब इस पर आप 180 गुणे 120 का एक टैंक रख देंगे तो बाकी जो बचा वो मैदान हो गया, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है। तो कितना आ जाएगा? 61,600। ठीक है ना। अब ये किसके बराबर हो गया? पाई आर स्क्वायर के। यही तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है और इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। तो हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 61,000, सॉरी 61 और 6,000 ना, 600 है, 600 आ रहा है, इतना ही है। हाँ इतना ही होगा, आप सही कह रहे। चलिए आपका हो जाएगा आर स्क्वायर 61,600 गुणे 7/22। कितना आया? हाँ 196,000 ना, नहीं 196,000 यही आ रहा ना। याद नहीं है भाई, अभी बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं। ठीक ना, नहीं सोचिए, याद कर लिए हैं। आर बराबर हो जाएगा 140। ठीक है ना। नहीं, जब टैंक रख देंगे तो बाकी तो मैदान बचेगा। जब आप कहीं टैंक रख देंगे तो बाकी तो मैदान बचेगा, उसी का क्षेत्रफल दिया है। समझे बात? अब देखिए, इसका आंसर तो ऐसे ही टिक कर सकते थे बगैर पेन उठाए, लेकिन ये तब कीजिएगा जब आपके पास समय नहीं है उस समय। ठीक ना। जब भी आपको त्रिज्या की बात होगी, ध्यान दें, जब भी आपको त्रिज्या की बात होगी 95% क्वेश्चन में आपकी जो त्रिज्या आएगी वह 7 का गुणज आएगी। 7 का, चाहे जितना आप क्वेश्चन लगा डालिए, जब त्रिज्या की बात होगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो त्रिज्या आएगी वो 7 का गुणज आएगी। 95% या 90% मान सकते हैं 7 का गुणज ही आएगा त्रिज्या, चाहे वो दशमलव में ही क्यों ना हो। चाहे 3.5 लिखा हो तब भी तो 7 का गुणज है। 0.49 लिखा हो या 7 हो, 14 हो, 35 हो, 28 हो, जब भी आप देखिए त्रिज्या आपको जब भी दिखाई पड़ती है वो 7 के गुणज में मैक्सिमम क्वेश्चन में। अब उसको दशमलव में लेना आंसर तो बात अलग है। ये तब करना है जब आपके पास टाइम ना हो और एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 7 का गुणज। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए जो आंसर है, आपको क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या ही तो पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। रेडियस पूछ रहा है तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या है, 140 है, 135 है और क्या है 130, 130, 145। इसमें 7 का गुणज कौन सा है? 140 है आंसर। अब थोड़ा और अगर आप अपडेट रहें और जल्दी कर सकते हैं, और मैंने कहने का मतलब और ऑथेंटिक आंसर दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोग सोचे कि 7 का गुणज नहीं आएगा, वो इस कंडीशन में नहीं आएगा जब कहीं भी आपके क्वेश्चन में 7 का गुणज मिल रहा होगा। वो इसी कंडीशन में नहीं आ सकता है 7 का गुणज कि कहीं भी आपके ऑप्शन में क्या हो, 7 का गुणज मिल रहा हो, सॉरी क्वेश्चन में कहीं भी आपके 7 का गुणज मिल रहा हो। तो इसमें देखिए कहीं पर भी 7 का गुणज है क्वेश्चन में? कहीं नहीं है। चाहे उसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे यहाँ तक आ गए तब भी आपका नहीं मिल रहा है, नहीं है ना।
इसलिए वही आंसर बनेगा जो 7 का गुणज होगा। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जो आपका पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। 7 बार बार इधर जाके गुणा होता है, 7 बार बार जाके इधर गुणा होता है, इसलिए आर के मान में हमेशा ही 7 बना रहता है। वो एक ही कंडीशन है कि आपके आर का मान 7 के गुणज में तब नहीं आएगा जब कहीं क्वेश्चन में 7 बटे में दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलिए। ऐसे कहीं नोट करके आप लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे त्रिज्या की बात होगी, त्रिज्या, तो जो भी आंसर बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 90% आप मान लीजिए जो त्रिज्या बनेगी आंसर में वो बनेगी 7 का गुणज। ठीक ना। और दूसरा चीज आपको याद रखना है, क्षेत्रफल और आयतन। आगे वैसे मैं कराता इस चीज को, जब 2D में पाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता या आपका 3D में पाई वाले बनते। तो क्षेत्रफल या आयतन किस क्वेश्चन में, जिस आकृति में, जिस आकृति के फार्मूले में पाई आता है, उसमें आपका क्षेत्रफल या आयतन क्या होगा, 11 का गुणज होगा। उसमें आपका क्षेत्रफल या आयतन क्या होगा, 11 का गुणज होगा। किसमें आता है पाई, एक तो आपका 2D में आएगा तो वृत्त में आएगा, और 3D में आएगा तो आपका आएगा शंकु में, बेलन में, ठीक ना, और छिन्नक, इन सब में आएगा। हाँ गोले में, जिसमें पाई आता उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना, बेलन, शंकु, गोला और छिन्नक। और यहाँ पर 2D में वृत्त या अर्धवृत्त, ठीक ना। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी आपको लगाना जब आपके पास टाइम ना हो और कोई एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 11 का गुणज हो या यहाँ 7 का गुणज हो, तो उसको आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, 100% सही होगा। ठीक है ना, आगे चले, चलिए। बाकी आप 11 की डिविजिबिलिटी जानते ही हैं, 7 का नहीं है तो त्रिज्या में इतना बड़ा मान आएगा नहीं कि 7 का खोजना पाए। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हाल का क्षेत्रफल 750 है, हाल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक ना, तो लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, 5 मीटर अधिक है, ये x है तो ये x प्लस 5 है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है, एरिया यानी कि LB दिया है आपको, कितना दिया है, 750 मीटर स्क्वायर, इसलिए आपका हो जाएगा x प्लस 5 इंटू x बराबर 750। ठीक ना, सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। हाँ हाँ, पच्चीस 75, यानी कि 30 और 25। इसको चाहे आगे गुणा करके दो घात समीकरण सॉल्व करिए,
जो कि कठिन हो जाएगा। आगे सॉल्व तो कर सकते हैं, कठिन की बात नहीं है, लेकिन हमें आंसर जल्दी टिक करना है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 30 × 25, यही तो लिखा है 750। तो x + 5 इंटू एक्स, ये इससे 5 कम है, ये इससे 5 कम है, यानी कि x + 5 बराबर क्या हो गया 30 और x बराबर हो गया 25। यहाँ से भी x 25 आएगा, यहाँ से आ ही रहा है, इसलिए x का मान क्या हो गया 25। चाहिए क्या हमें, लंबाई चाहिए। तो लंबाई कितना हो गया 30 हो गया, लंबाई कितना हो गया 30 हो गया। लेंथ चाहिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे चले, ठीक है ना अमित कुमार, क्या दिक्कत है? आगे सॉल्व करेंगे तो घात समीकरण बनेगा, वो महारत नहीं दिखाना है, ठीक है ना। करने का तो कर ही सकते हैं, आगे गुणा करेंगे तो घात समीकरण सॉल्व करेंगे, आंसर तो यहीं पहुंचेंगे। तो जब आपसे कह रहा है कि x + 5 x का गुणा 750 है, तो इसमें दो संख्या ढूंढिए जिसके बीच का अंतर 5 हो, जिसका गुणा 750 बन रहा हो। तो 75 को 25 दिया 75, यानी कि 30 × 25 लिख सकते हैं। 30 × 25, 5 का डिफरेंस है, एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 25, यानी कि लंबाई 30 है और चौड़ाई 25 है। आगे चलें, हाँ हाँ, वैसे नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसका फैक्टर कर लीजिए 750। आगे चलें, 6 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ के बारे में बात हो रही है, ठीक ना। एक टैंक है जो लंबाई चौड़ाई दिया है और उसमें कितने ऊंचाई तक पानी भरा है ये बता रहा है। तो पहले घनाभ समझ लीजिए, घनाभ आ गया तो घनाभ देख लीजिए क्यूबाइड। तो आपका इसमें क्या आएगा, एक तो आपका आएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। एक आपका आएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बताइए, 2HL + B, या इसी को कहेंगे दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल 2HL + B। और एक आप होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL, ठीक ना। और एक आपका होगा आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और आपको कल बता ही दिए हैं विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण होगा √L² + B² + H², ठीक है ना। चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए और चाहे आप दीवारों का क्षेत्रफल कहिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है एक ही चीज है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका आधार का और टॉप का छोड़ दिया जाता है, ठीक ना, केवल दीवारों का लिया जाता है। समझे बात? हाँ भाई, चारों दीवारों की बात हो रही है। हाँ, चाहे जो हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे जो हो, पार्श्व पृष्ठीय में दीवारों दीवारों का ही लिया जाता है, उसके आधार का और टॉप का नहीं लिया जाता।
कुछ चीजें इसमें और आती हैं, जैसे घन या घनाभ लिखा है, आपसे पूछता है किनारों की संख्या, किनारों की, पहले आप शीर्ष लिखिए, शीर्षों की संख्या, कितने शीर्ष होंगे घन या घनाभ में? हाँ, कितने? 8। वही शीर्ष या कोना एक ही बात है, ठीक है ना, शीर्ष या कोना एक ही बात है। 8। फलक कितने होंगे? फलकों की संख्या कितना? कितना? 6 फलक होंगे। फलक मतलब दीवाल, दीवाल 4 हो गई, एक छत हो गया और एक आधार हो गया, 6 फलक होंगे, ठीक है ना। और क्या पूछेगा? किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कितनी होगी? 12 किनारे। ये किसके लिए है? घन और घनाभ के लिए, घन और घनाभ के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है घन या घनाभ का शीर्षों की संख्या क्या होगी, किनारों की संख्या क्या होगी, ठीक ना, फलकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, और आकृति का आएगा तो वहाँ बताएंगे निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। और आकृति का आएगा तो वहाँ बताएंगे निकाला कैसे जाता है। आपको कोई भी आकृति दे दे आप निकाल सकते हैं, कितने किनारे होंगे, कितने शीर्ष होंगे, कितने फलक होंगे, सब निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक हम बता देते हैं, आगे आएंगे उस क्वेश्चन, लेकिन आप पहले से थोड़ा देखे रहेंगे तो सही रहेगा। किन घन और घनाभ वाला तो याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपका आता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार कैसा है? त्रिभुजाकार। एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, एक प्रिज्म जिसका आधार त्रिभुजाकार है, उसमें शीर्ष, फलक और किनारों की संख्या और किनारों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। शीर्ष, फलक और किनारों की संख्या क्या होगी, जिसका आधार कैसा? त्रिभुजाकार। प्रिज्म में कई प्रकार के होते हैं, उसका आधार बदलता जाएगा, प्रिज्म में बदलता जाएगा। आधार वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है। प्रिज्म में बदलता जाएगा, लेकिन ये रेगुलर प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक ना, जिसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे 11-12 में। तो लेकिन त्रिभुजा प्रिज्म कई प्रकार के होते हैं, उसका आधार बदलता रहेगा, लेकिन ये जो है ये रेगुलर प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? त्रिभुजाकार है। तो आपका प्रिज्म इस प्रकार से है, ये आपका है प्रिज्म, ठीक ना। अब ये छोटी आकृति है तो बना के गिन सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर हम इसमें कहें शीर्ष कितने हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो शीर्ष हो जाएंगे आपके 6। याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे आकृति अगर सिमेट्रिक रीजन में है उसके लिए है ये सिमेट्रिक रीजन, यानी कि सिमेट्रिक रीजन जैसा उसका आधार है वैसा उसका टॉप है, यानी कि शीर्ष है, उसी बेस में है। अगर
नीचे 3 भुजाएं हैं तो ऊपर भी 3 भुजाएं, जैसे अभी प्रिज्म आ जाएगा, प्रिज्म के बाद पिरामिड आ जाएगा तो उसमें बदलने लगेगा फिर ये फॉर्मेट। तो सिमेट्रिक रीजन में है तो आपको लिख सकते हैं जैसे भुजा का, आधार की भुजा का दुगना, आधार की भुजा का दुगना होगा शीर्ष। जैसे अभी घन या घनाभ में देखिए आधार में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजा है। घन या घनाभ में आधार में कितनी भुजा है, 4। तो शीर्ष कितने आ रहे थे, 8। ठीक ना। सिमेट्रिक रीजन में जैसा उसका आधार होगा वैसा उसका शीर्ष होगा, उसी बेस में तो दुगना होगा। लेकिन अगर शीर्ष बदल रहा है, जैसे किसी किसी में, जैसे आपका आ गया पिरामिड, पिरामिड में आधार कुछ भी रहे शीर्ष एक ही रहेगा, ठीक ना, जाके एक ही पॉइंट पर मिल जाता है। अब फलक, फलक कितना हो जाएगा, हाँ 3 + 2, 3 तो हो गया किनारे किनारे, और एक नीचे का और एक ऊपर का, कितना हो गया 3 + 2, 5। तो इसमें जो आपका फॉर्मेट चलेगा सिमेट्रिक रीजन में, आधार की भुजा और +2 चलेगा, और किनारों की संख्या, कितने किनारे होंगे इसमें, हाँ अरे 3 नीचे हो गया, 3 ऊपर हो गया, और 3 भुजा के साथ हो गया, 9 हो गया, 9, ठीक है ना। ठीक है, चलो क्या लिखे हैं, हाँ कहाँ 3 ऊपर है, अरे यार ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ा हुआ है ना। छप्पर देखे हैं, छप्पर, छप्पर देखे हैं, छप्पर का जो जहाँ से पानी गिरता है उसको अगर हटा दी, नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए तो वो प्रिज्म है। हाँ हाँ, ये ऐसे, ये ऐसे डॉट 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 करके जुड़ा है, समझे बात, हाँ क्या कर रहे हैं, किसकी, आधार की, हाँ 2 साइड, ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये त्रिभुजाकार होगा, वो बदलता रहता है, आधार कैसा भी हो सकता है ना प्रिज्म का, प्रिज्म का आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपका बेलन भी एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म है, जिसका आधार कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ठीक है ना। घन भी एक प्रकार का प्रिज्म है, घनाभ भी प्रिज्म है, ठीक। बस यह है कि उसकी स्पेशल केस आ गया इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, समझ गए बात को। अब जैसे शंकु हो गया, शंकु आपका पिरामिड है, शंकु क्या है, पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है वो, क्योंकि उसका शीर्ष क्या है, एक पॉइंट पर मिल जाता है। मिटा दें, चलिए आपको कोई भी आधार दिया हो उसका आप शीर्ष और सब निकाल सकते हैं सब, हाँ हाँ आधार की भुजा गुणे 3, लेकिन सिमेट्रिक रीजन होना चाहिए, ठीक है ना। रीजन क्या होगा, सिमेट्रिक रीजन होना चाहिए। अरे भाई सिमेट्रिक मतलब जितना नीचे उतना वही ऊपर है, और क्या, समान होना चाहिए। आधार की भुजा और टॉप की भुजा, शीर्ष की भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए, तो हमने घन या घनाभ पढ़ लिया है। 23 नंबर देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप क्या हुआ, छोड़ दिए, अच्छा अच्छा कर दे रहे हैं भाई, देखिए देखे,
हमें निकालना है, ध्यान दें, हमें निकालना है 6 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े टैंक में 1.25 मीटर ऊंचाई तक जल भरा है। गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये और थोड़ा कठिन है, ध्यान देना है। जैसे आपका गीले भाग का अगर हम बात करें तो इसमें कितने सरफेस भीगेंगे। एक आपको टैंक दे दिया जाए और इसमें आपका भरा गया है पानी। जैसे एक टैंक दे दिया, घनाकार है, ये घनाकार है जो भी कही, ठीक ना। इसमें पानी भर दिया जाए कुछ ऊंचाई तक, तो कितने भाग भीगेंगे, कितने सरफेस इसके भीगेंगे। अगर ऊपर तक नहीं भरा जा रहा तो कितना, 5 भीगेंगे, ऊपर वाला भीगेगा नहीं। समझ पाए बात को। जैसे इसमें कुछ ऊंचाई तक, यहाँ तक आपने भर दिया तो ये ऊपर वाला तो छत भीगेगा नहीं, तो कौन सा भाग भीगेगा, ये भीगेगा, ये भीगेगा। इस प्रकार से 4 दीवार भीगेगी और आधार भीगेगा, ठीक ना। तो हमें भीगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। भीगे हुए भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें ध्यान देना है कि 4 दीवार होंगी और एक आपका आधार होगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल अभी आपने लिखा 2HL प्लस बी, और आधार क्या हो जाएगा, LB, ठीक ना। इतना भाग भीगेगा। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। समझे बात को कि नहीं। ये दीवार में भीगेगा, दीवार का ये वाला पार्ट, ये वाला, ये चारों दीवार भीगेगी, और क्या भीगेगा, आधार, ठीक ना, यानी कि फर्श। तो फर्श कैसा होगा, LB होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो ये हमें अब निकालना है। क्या क्या दिया है इसमें, आपको दे रखा है 6 4 और 1.25, 6 गुणे 4 प्लस 2 इंटू 1.25 और 6 प्लस 4, तो ये हो गया 24 प्लस 2 गुणे 1.25 और गुणे 10, ठीक ना। तो आपका हो कितना, 24 प्लस 25, 25 हो रहा है, ठीक, हाँ ठीक, 49 मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं किसी को। मेन यही इसमें जो एक्स्ट्रा है वो यही चीज है, दीवार भीगेगी और फर्श भीगेगा, दीवार भीगेगी और फर्श भीगेगा। तो आप घनाभ का दीवार का क्षेत्रफल जान नहीं रहे हैं, 2HL प्लस बी हो जाएगा और प्लस आधार हो जाएगा। ऐसे आप समझिए, 2LB प्लस 2VH प्लस 2HL। हाँ, घटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। ये आपका हो गया, ये हो गया फर्श का और छत का क्षेत्रफल। ये इतना जो है ये क्या हो गया, दीवालों का क्षेत्रफल, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये हो गया फर्श और छत का, और ये हो गया दीवालों का क्षेत्रफल। कितने फलक होते हैं, 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 फलक हुआ कि नहीं। तो ये हो गया फर्श और दीवार का, और ये इधर हो गया, सॉरी, ये हो गया फर्श और छत का, और इधर हो गया एक दीवार और, सॉरी, 2 दीवार और 2 दीवार का। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है इतना निकालना है, और इसमें से एक पार्ट हटा देना है, ठीक है ना। वही ये भी लिखा है, एच कॉमन कर लिया गया है, 2HL प्लस बी, यहाँ से एच क्या कर दिए हैं, कॉमन कर दिए, ठीक है ना। इसमें जो सोचना है वह सोचना है कि छत को नहीं लेना है, छत नहीं लेना। आगे चले, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए। हाँ,
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया एल और बी 3:2। फिर क्या दिया है परिमाप, यानी कि 2l+b कितना दे रखा है, कितना दिया है 20। रख लीजिए इसमें मान 2 3x + 2x इंटू 20, 2 × 5x बराबर 20, x बराबर 2, x बराबर आ जाएगा 2। इसलिए क्या चाहिए हमें क्षेत्रफल, तो इसकी भुजाएं हो जाएंगी यल यानी कि 3x और b यानी कि 2x, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 6x² और x का मान है 2 यानी कि 4, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलें। अगले पर चलें, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं किसी को। एक आयत तथा वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। एक आयत तथा वर्ग का परिमाप कितना है 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत की लंबाई ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। तो आपको क्या दिया है, आयत और वर्ग का परिमाप दिया है। आपको दिया है आयत और वर्ग का परिमाप, यानी कि 2l+b दिया है और 4a दिया है। ये भी 160 है, ये भी 160 है, ठीक ना। इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा 40। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा a² 1600, ठीक ना। 1600 में से अगर यल भी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। a² माइनस यल भी क्या दिया है क्वेश्चन में 100 दिया है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ठीक ना। तो जो कम है उसको घटाएंगे तो 100 प्राप्त होगा ना। चलिए अब इसमें से हम यल भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें l+b मिल जाएगा, l+b मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है l+b क्या है 80 है, यानी कि 50 और 30 है। l50 b 30 दिख रहा ना, 50 + 30 80 और 50 × 30 1500, ठीक ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वही चीज अलजेब्रा का फॉर्मेट, पहले हम l-b निकालेंगे, फिर दोनों समीकरण सॉल्व करेंगे तो यल भी अलग अलग आएगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है तो वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आ जाइए, क्या चाहिए था हमें लंबाई, लंबाई आ जाएगा 50। आगे चलें। 25 आ जाइए। 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। अब आइए पहले वृत्त थोड़ा पढ़ लेते हैं। वृत्त आ गया है, वृत्त में परिधि आएगा
इतना तो हमने आपको बताया ही है। परिधि आएगा 2πr। ये हो गया वृत्त, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ये हो गया इसका परिधि। ठीक है ना। और क्या आएगा आपका, क्षेत्रफल आएगा πr²। एक और आएगा व्यास, व्यास आएगा यानी कि 2r। त्रिज्या ये आपका हो गया व्यास, r+r। इसको व्यास कहेंगे या इसी को जीवा भी कह सकते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास। ठीक ना। ऐसा लाइन सेगमेंट जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करे, या ये भी कह सकते हैं अगर व्यास की बात हो रही तो दो बराबर भागों में विभाजित करे, या सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास। जीवा कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो व्यास होगा, यानी कि सेंटर से गुजरेगी। तो आए इतना हो गया। अब हमें इसमें जो लेना है वो लेना है रिंग के बारे में। पहले हम अर्धवृत्त पढ़ लेते हैं, नहीं पहले रिंग ही पढ़ लेते हैं। रिंग पढ़ लेते हैं। रिंग यानी कि इस प्रकार से आपका है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक ना। या इसी को वलयाकार कहते हैं, और चाहे रिंग कहिए। तो इसका हमें क्या चाहिए, एक तो इसमें दो त्रिज्याएं होंगी या दो वृत्त होंगे, एक बाहर होगा एक अंदर होगा, और ये आपका रास्ता हो गया। ठीक ना। वृत्ताकार रास्ता जो भी कहिए। तो आपको यही पूछा हुआ है, तो पहले तो आप रिंग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। या इसी को वलय कहते हैं। आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें आप बाहर और अंदर दोनों का अलग अलग परिधि लिख सकते हैं। ठीक ना। तो बाहर जो है उसका हो जाएगा 2π कैपिटल आर, और जो अंदर है उसका हो जाएगा 2π स्मॉल आर। तो ये हो गया। अगर आपसे कहे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की हो जाएगा 2π कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। रास्ते की चौड़ाई तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ही होगी ना, इसमें आर लगाने की क्या जरूरत है। ये क्षेत्रफल लिख दिया गया है ना। रास्ते की चौड़ाई तो आपका ये हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा रास्ते की चौड़ाई। ठीक ना। या डी, ये होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसमें पाई लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक ना। और जो लिखे थे वो था अंदर और बाहर की परिधियों का अंतर। अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त की परिधि का अंतर है, परिधि का अंतर। टू पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अर्धवृत्त थोड़ा देख लें, जानते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, बिठा दें। अर्धवृत्त फार्मूला रटा होना चाहिए 2D 3D में, तभी आप कर पाएंगे। अर्धवृत्त यानी कि इस प्रकार से कोई ऐसे यहाँ बीच से काट दिए, ये आपका हो गया अर्धवृत्त।
ठीक ना। इसका परिमाप आपका होगा 36r/7, या कह सकते हैं पाई r प्लस 2r। ठीक ना, 36r/7 या पाई r प्लस 2r। जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो आपका दिख रहा है वक्राकार, ये होगा पाई r, क्योंकि पूरे का होता है 2 पाई r, तो आधा है तो पाई r। और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा 2r। तो पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा 2r प्लस पाई r या पाई r प्लस 2r। और अगर पाई का मान रख देंगे तो लिखा जाएगा 36r/7। ठीक ना। क्षेत्रफल पाई r² होता है पूरे का, उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का आ जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ बताएं कि आगे जब आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। ठीक ना, जैसे आपका आ गया, एक और देख लीजिए। मिटा दें इसे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसा सेगमेंट या ऐसा भाग जो त्रिज्याओं से कटा हो, जो किससे कटा हो, त्रिज्या से कटा हो। ठीक ना, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। इसको कहेंगे चाप, और ये आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक ना। तो दो फॉर्मेट में इसका एक आपका फार्मूला चलता है। एक तो आपका कोण जो है, कोण जो है वो थीटा जो है वो किसमें दिया हो, डिग्री में। ठीक ना, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे दिया हो। 30 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 50 अंश, 32 अंश, इस प्रकार से दिया हो तो इसके क्षेत्रफल जो या परिधि जो चलेगा, त्रिज्यखंड की पहले लिखें परिधि, परिधि जिसको आप चाप भी कह सकते हैं। सिर्फ इतने की बात हो रही है, इतने की। यही लघु त्रिज्यखंड हम ले रहे हैं, इधर वाला लेंगे तो उसको दूसरा थीटा मानेंगे। ठीक है ना, उसी अनुसार वो भी चलेगा। इधर वाला थीटा ले लेंगे बड़ा वाला कोण, तो बड़े वाले का आ जाएगा। छोटा कोण लेंगे तो जितना कोण लेंगे उतने का क्षेत्रफल मिलेगा या उतने की परिधि मिलेगी। तो आपका हो जाएगा 2 पाई r θ/360। अरे आपका होता है 2 पाई r, होता ही है पूरे का, तो ये किसका है, 360 का है। यहाँ थीटा डिग्री आ गया, हो गया 2 पाई r/360 इंटू थीटा हो गया। वही लिखा गया है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। 360 का होता है 2 पाई r, इसलिए थीटा का होगा 2 पाई r θ/360 होगा। ऐसे क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे तो आपका हो जाएगा πr² θ/360। ठीक ना, ये तो हो गया आपका। उस समय इसको यूज करेंगे जब आपका कोड किस में दिया गया हो, डिग्री में दिया गया हो, यानी कि अंश में दिया गया हो। 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 22 अंश, 20 अंश, जो भी दिया हो। ठीक ना, इस फॉर्मेट का यूज तभी करेंगे जब कोड किस में पता हो, डिग्री में पता हो। अब मान लीजिए डिग्री के जगह पर क्या दे दे, रेडियन दे दे। क्या दे दे, रेडियन दे दे। कोड आपका दिया गया हो किसमें,
थीटा की पावर सी। किसी कोण पर किसी संख्या के ऊपर सिफिक्स में अगर पावर सी लगा है तो उसको क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। ठीक ना, रेडियन का सिंबल है। यानी कि कोण आपका किस में है, रेडियन में, या पाई में, पाई मतलब रेडियन, पाई में भी कह सकते हैं, पाई रेडियन ही होता है ना। इस प्रकार से दिया हो तो आपका यहाँ पर आपका होगा चाप बराबर, या कोण बराबर लिख सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये सबको ज्यादा याद रहता है ना, इसलिए ऐसा लिख दिए हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक ना। या कुछ लोग इसको याद करते हैं यल बराबर आर इंटू थीटा, यानी कि रेडियन। और चाहे ऐसे याद करें, एक ही एक याद करिए, ज्यादा सही रहेगा। लिखिए थीटा बराबर यल बाई आर, थीटा बराबर यल बाई आर। यल यहाँ चाप है और आर जो है वो त्रिज्या है, और इसका क्षेत्रफल। यहाँ तक तो सही है, सबको याद रहता है। इसके बाद जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यल आर बाई टू, यल आर बाई टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो बहुत लोग लगा नहीं पाते हैं। ठीक ना, यल आर बाई टू होगा, चाप गुणे त्रिज्या बटे दो होगा किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप गुणे त्रिज्या बटे दो, चाप गुणे त्रिज्या बटे दो। ठीक है। ये दोनों याद रखना है, ये उस समय लगाएंगे जब आपको रेडियन में पता हो। ठीक ना, हालांकि इसमें कोण का कोई मतलब है नहीं, केवल चाप पता हो, त्रिज्या पता हो। और यहाँ पर आपको अगर चाप या त्रिज्या या कोण चाहिए रेडियन में तो इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए, बाकी आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर सबको पता होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। हाँ, किसमें नहीं पूछता। बार आ गया था क्वेश्चन ऐसे रेडियन वाला एसएससी में, उसमें ऊपर पावर सी लगा दिया था। अब बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि सी क्यों लिखा है, उसको डिग्री ही समझ रहे थे। ठीक है ना। जैसे दो कोण रेडियन में दे दिया, 1 डिग्री में दे दिया, वो कंफ्यूज होगा कैसे, मिटा दे इसे। चलिए, बहुत लोग 1 रेडियन का भी मान याद करते हैं, कोई मतलब नहीं है। 57 डिग्री 56 मिनट कुछ सेकंड आता है। ठीक है ना। हाँ, 1 रेडियन का मान, 1 रेडियन का मान 57 मिनट 56 डिग्री 56 सॉरी 57 डिग्री 56 मिनट कुछ करके होता है। ठीक है ना, कुछ सेकंड होता है। इसी से आ जाएगा, जैसे पाई रेडियन हमें पता है 180 डिग्री है, उसका कोई मोल नहीं है, वो आपका आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो आपका हो जाएगा 180 गुणे 7 बटे 22। इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आ जाता है। ठीक है ना।
करके निकाल लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इस समय। चलो, वैसे वो आएगा नहीं, कभी कभार आपको निकालने को देता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। और कुछ याद रहे, रेडियन वाला ना याद रहे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, L/2, L/2 जरूर याद रखना है, ठीक है ना। L/2 याद रखना, बाकी अगला तो बचपन से सबको याद है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। जब आप वृत्त पहली बार पढ़ना शुरू किए होंगे तो मास्टर चिल्ला चिल्ला कर बताया होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलिए आगे आइए, अगले पर चलें। अगला आपका क्वेश्चन है 25 नंबर का। 28 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। 600 मीटर स्क्वायर 38 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, बताइए। हो गया? नहीं, क्या हो? देखें, हाँ इनसाइड लिखा है ना, अंदर ही है। 38 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। हाँ, वृत्ताकार का दिया है, ये वृत्ताकार का दिया है ने। ये क्वेश्चन में वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, ध्यान दें। ये वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए थोड़ा सही लिखा है, वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। ऐसे है कि आपका एक आयत है, आयत के अंदर चारों तरफ क्या बना है, रास्ता बना। उस वृत्ताकार का मतलब ये चारों तरफ रास्ता बना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है
A path of uniform with run round, अब वो राउंड रन राउंड का ले लिए वृत्ताकार, यानी कि जो आपका आयताकार मैदान है उसके अंदर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। ठीक है ना, मेन चीज ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो आपका इसका लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, कितना दिया है 38 और 32, 38 और 32। अब हमें याद रखना है अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ। आपका होगा 2a में लिखिए या 2x लिखिए, जो भी लिखना है, 2a l प्लस बी माइनस 2a। और आपका होगा बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, वो आपका होगा 2a l प्लस बी प्लस 2a। ठीक ना, इसमें जो ऊपर लिखा गया है फॉर्मेट उसकी बात हो रही है, ये आपका 38 है और ये आपका 32 है। ठीक है ना, क्या हुआ? ए ज्ञात करना है, रास्ते की चौड़ाई, ये है रास्ते की चौड़ाई, ये है रास्ते की चौड़ाई, चारों तरफ ए मीटर का। ठीक है ना, समझे बात को? बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, जैसे एक आपका आयत है, इसके बाहर बन रहा है, दिखे कि जैसा रहा, लेकिन इस समय ये आपका यल है और ये भी है, इसमें आपका ये बाहर वाला यल है और ये बी है, इसमें अंदर यल भी है और ये रास्ता है। ठीक है ना, समझे बात? तो आपका अंदर रास्ता बने या बाहर, अंदर बनेगा तो यहाँ माइनस चलेगा और बाहर बनेगा तो प्लस चलेगा। बाहर वाला, बाहर जब रास्ता बनेगा किसी भी आयत के या वर्ग के, वर्ग में क्या कर देना है, इसको यल बी को आप इसको यक्स में याद करें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब वर्ग का आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यक्स में ही याद करिए, 2x और इसको यक्स कर लीजिए, ज़्यादा सही इसलिए रहेगा क्योंकि जब वर्ग का आएगा तो यल बी के स्थान पर आप क्या कर लीजिएगा, ए कर लीजिए। ठीक ना, यल और बी के स्थान पर क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। लिख देता हूं यहाँ, वर्ग की आकृति में अंदर बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल यही होगा, यल बराबर बी बराबर ए कर देना। ठीक है ना, यल बराबर बी बराबर ए कर देना। अब इसी के साथ एक रास्ता ऐसा बनता है जो समकोण, समकोण पर रास्ते हो, यानी कि एक आपको आयत या वर्ग कुछ भी दिया हो, एक रास्ता ऐसे बन जाए और एक रास्ता ऐसे बन जाए। ठीक है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटे, कहीं भी हो सकते हैं लेकिन समकोण पर काटेंगे। एक रास्ता ये हो गया आपका और एक रास्ता आपका ये हो गया, इस प्रकार से। ये जो रास्ता बन रहा है इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, एक आपका एल हो गया और ये आपका बी हो गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका होगा एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं किसी को? याद रखना, अगर आप
चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। ध्यान दें, अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसकी चौड़ाई क्या है, x है, और इसकी लंबाई क्या है, l है, तो हो जाएगा lx। जो यहाँ से यहाँ रास्ता जा रहा है उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल lx हो जाएगा। और उतना ही चौड़ा ये भी है, इसका क्षेत्रफल ये आपका, इसका चौड़ाई हो गया x और इसकी लंबाई हो गई b, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा bx। अब प्रॉब्लम बात यह है, जब हमने इसको जोड़ा तो जो ये बीच वाला पार्ट आया ये 2 बार आ गया, हमें चाहिए 1 बार का। इसलिए अगर इस बीच वाले का जो यहाँ पर समकोण बन रहा है, सॉरी वर्ग बन रहा है, इसका क्षेत्रफल होगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, x, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, x हो गई, ठीक ना। इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया x²। इसमें एक बार इसमें आ चुका है, एक बार इसमें आ चुका है, ये क्षेत्रफल एक बार इसमें आ चुका है, इसलिए एक बार का क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए गए है, उसी को x कॉमन लिख के ऐसे लिख दिया गया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। ऐसे जो आगे वाला बताए उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो समकोण पर अगर कोई रास्ता समकोण पर कोई रास्ता काटता है या समकोण पर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, x l प्लस बी माइनस एक्स। और यही चीज वर्ग के लिए भी होगी। वर्ग में अगर है तो वर्ग में l b बराबर क्या लिख देंगे, a ले लेंगे, ठीक है ना। दोनों भुजा को क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे, ताकि चौड़ाई वही रहेगी x। अब ऐसा भी हो सकता है कि चौड़ाई ही रास्ते की अलग अलग हो, समकोण पर काट रहे हो तो बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, बन जाएगा। रास्ते की चौड़ाई ही अलग अलग हो, रास्ते की चौड़ाई क्या हो, अलग अलग हो। एक रास्ते की चौड़ाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप रूम पे बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रास्ते की जो लंबाई के साथ रास्ता है उसकी चौड़ाई है x, और जो चौड़ाई के साथ रास्ता है उसकी चौड़ाई है y, ठीक है ना। तो अगर हम इसके रास्ते का क्षेत्रफल लिखे, समकोण पर काट रहा है, तो ये रास्ता आपका इस प्रकार से क्षेत्रफल ऐसा दिखाई पड़ेगा, lx प्लस by माइनस xy, ठीक है ना। वैसे आता नहीं है यहाँ तक, एक ही चौड़ाई का रास्ता आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ 25 ही कराना है। तो आपसे दिया गया है कि एक आपके पास आयत है और उसके चारों तरफ अंदर से रास्ता बनाया गया है, और उस रास्ते की चौड़ाई आपको बताना है अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया है तो आपका देखिए रास्ते का लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है, कितना दिया है, 38 और 32, 38 32, और इसके अंदर रास्ता बना है, इसकी चौड़ाई हो गई x। तो अभी आपने लिखा था अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, 2x l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। चलिए रख लीजिए इसमें 2x l प्लस बी, 38 प्लस 32 माइनस 2x बराबर 600, कितना दिया था, 600। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे, 70 दूना 140, 140 x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 600, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 140x, और इधर आएगा माइनस यानी कि प्लस, प्लस 600 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लीजिए और चाहे गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए, ठीक ना। सबसे सही तरीका क्या है, ऑप्शन पर चले जाइए, और यहाँ तक भी नहीं आना, यही रख लीजिए मान 600 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना।
यहीं पर रख लीजिए। जैसे ही आपका बन गया 2x, 70 प्लस माइनस 2x बराबर 600 होना चाहिए। अब इसके बाद आप हो जाएंगे गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन है ही। हाँ, भाग भी कर सकते हैं, कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो तो उस समय के लिए जब हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, उस समय के लिए जब हमें सॉल्व करना है। या इसी को और छोटा कर सकते हैं, इसी में आप 2 और कॉमन लेके 4 से भाग कर दीजिए। 2 और कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स, और ये हो जाएगा 35 माइनस यक्स, और ये आपका हो जाएगा 4 हुआ, 4 से कटेंगे तो 15, 150, ठीक है ना। अब यहाँ पर गो थ्रू ऑप्शन हो जाए, एक्स का मान रख लीजिए, कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 रख देंगे, 5, ये हो जाएगा 30, हो गया ना 150, यानी कि एक्स बराबर क्या है, 5 है। ये करने का आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो घात समीकरण बन ही गया है, एक्स का मान आ जाएगा, काट देंगे, उसका फैक्टर कर लेंगे। उससे पहले अगर आप करें तो ऑप्शन से कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार फैक्टर करने में टाइम लगता है, ठीक ना। हाँ, गलत भी हो जाता है। तो आप जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखे रास्ते वाला, तो एक बार फॉर्मेट बनाकर सीधा ऑप्शन रखिए, ठीक है ना, आ जाएगा तुरंत। इतना ही, आगे करेंगे कल।